नमस्कार दोस्तों, दिवाली का त्योहार था। पूरा गांव दीपक की रोशनी से जगमगा रहा था। सभी घर के द्वार पर बहुत सारे दिए जल रहे हैं। गांव के लोग नए वस्त्र पहनकर दिवाली के त्योहार धूमधाम से मना रहे थे। गांव के लोग मंदिर के द्वार और सीढ़ियों पर दिए लगाने के लिए दिए लेकर जा रहे थे। भानुमति बड़ी बहन के यहाँ आई हुई थी। आसपास की लड़कियों के साथ वो भी मंदिर में दिए लगाने जा रही थी, तभी उसकी नजर रास्ते में एक सुनी झोपड़ी पर पड़ी। दिवाली के दिन वहाँ पर कोई दिया नहीं जल रहा था। वो अपने साथ चल रही लड़कियों को बिना बताए उस झोपड़ी के बाहर दिए रख दिए। जैसे ही भानुमति ने दिया रखा तो एक तेज हवा की झोंके से बुझ गया। भानुमति की सहेली की निगाह उस पर गई। वो तुरंत उसे उस झोपड़ी के बाहर लेकर आ गईं। अपनी सहेली का इस तरीका का बर्ताव भानुमति को बड़ा अजीब लगा। भानुमति ने बोला, क्या हुआ? मुझे इस तरीके से जोर से पकड़कर क्यों लाई? दिया बुझ गया है, मुझे उसे लगा देने दे। भानुमति की सहेली बोली, जिंदा रही तो और ज्यादा दिए लगा देना। फिलहाल यहाँ से जल्दी चल। भानुमति को अपनी सहेली की बात समझ नहीं आई। फिर वो दोनों वहाँ से चलने लगे। तभी भानुमति को पीछे से किसी ने आवाज दी। जैसे ही भानुमति ने पीछे देखा, एक औरत सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई खड़ी थी। वो गर्भवती भी दिख रही थी। उसने घूंघट कर रखा था। तभी तेज हवा आई, उसका पल्लू नीचे की तरफ सरक गया। भानुमति के देखते देखते वो औरत एक कंकाल में बदल गई। यह देखकर बहुत ज्यादा डर गई। डर के मारे वो वही बेहोश हो गई। भानुमति की सहेली उसे गांव वालों की मदद से उसके बड़ी बहन के घर ले आई। थोड़ी देर बाद भानुमति को होश आया। भानुमति की बड़ी बहन ने बोला, थोड़ी देर पहले तो अच्छी भली थी, अचानक तुझे क्या हुआ? जैसे ही भानुमति अपने बहन को अपने साथ हादसे के बारे में बता ही रही थी, भानुमति की सहेली ने उसके हाथ को जोर से दबाया और बोली, कुछ नहीं हुआ, आज इसने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए यह गिर गई। बड़ी बहन बोलती, आज से मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। भानुमति को कुछ समझ नहीं आता, उसने बहन को यह बात क्यों नहीं बताई। भानुमति की सहेली बोली, मुझे पता है तेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, पर मैं तुझे इतना बता सकती हूँ, गांव में कोई भी उस झोपड़ी के पास नहीं जाते। भानुमति बोलती है, क्यों नहीं जाते वहाँ पर? ऐसा क्या कारण है जो उस झोपड़ी के पास कोई नहीं जाता? भानुमति की सहेली बोलती है, गांव वाले एक कहानी बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में जमींदारों का राज चलता था। गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन जमींदार की निगाह उस पर पड़ी। उसे देखकर उसके प्यार में पड़ गया। कहाँ वो जमींदार, कहाँ वो किसान का बेटी। पहले तो जात पात भी हुआ करता था। सीमा बोलती है, ठाकुर साहब, आपका और मेरा कोई मेल नहीं हो सकता है, आप मेरा पीछा छोड़ दे। जमींदार बोलता है, ऐसे कैसे सीमा, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। सीमा उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती, उस पर भरोसा कर बैठी। दोनों अपनी हद से आगे बढ़ गए। नतीजा, सीमा गर्भवती हो गई। सीमा जब जमींदार को बताती है, उसके पेट में उनका बच्चा पल रहा है। यह सुनकर जमींदार बोलता है, पता नहीं किसका बेटा है तेरे पेट में, जो मेरे माथे मथ रही है। इतना कहकर जमींदार उसका हाथ पकड़कर पंचायत में लेकर जाता है और सरपंच को बोलता है, देखो सरपंच जी, क्या जमाना आ गया, लड़कियां अब बिन ब्याह माँ बन रही है। यह लड़की अपनी नाजायज औलाद मेरे मथे टेक रही है। सीमा बोलती है, झूठ बोलने से पहले भगवान से डरो। जमींदार
यह तुम्हारी ही औलाद है। सीमा की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जमींदार के कहने पर सीमा को गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया। सीमा का रो रो कर बुरा हाल बन गया। कभी कभी उसे लगता था वो अपनी जान दे दे, लेकिन उसके पेट में बच्चा होने के कारण वो ऐसा नहीं करती। वो उस बच्चे को ही अपना सारा संसार मानती थी। सीमा अकेली रह रहकर पागल सी हो गई। वो खुद से ही बात करने लगी। कभी वो दुल्हन की तरह सजने संवरने लगती थी, तो कभी एकदम विधवा की तरह तैयार होकर बैठ जाती। वहाँ से आने जाने लोग उसकी ऐसी हरकत देखकर उससे डरने लग गए। उसकी तरफ जाने भी बंद कर दिया। एक रात को जोर से बारिश हुई, बिजली जोरों शोरों से कड़क रही थी। वही सीमा का पेट दर्द शुरू होने लग गया। सीमा जोर जोर से चिल्लाने लग गई, पर गांव वाले उसकी आवाज को अनदेखा कर देते। सीमा ने फिर खुद ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सीमा अपने बच्चे को देखकर उदास हो जाती है। वो सोचती है मेरा बच्चा ही था जिसके कारण मैं जी रही थी। फिर क्या सीमा अपने साड़ी के पल्लू को छत से बांधकर खुद को फांसी लगा देती है। अगले दिन सुबह होती है तो सब सीमा को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन सीमा को वहाँ लटका हुए देखते हैं। गांव वालों ने उसका क्रियाक्रम करने का सोचा, लेकिन उसके घर के बाहर एक सांप था, जिन्हें वो लोगों को अंदर ही नहीं जाने दे रहा था। लोगों ने बहुत कोशिश की, पर किसी को वहां जाने ही नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद सीमा और उसके बेटा का शरीर कंकाल सा हो गया। सीमा की आत्मा वहीं पर भटकने लगी। अपने बेटे को खो देने का गम उसे जमींदार से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन जमींदार के घर पर जमींदार की तेज तेज आवाज आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके घर पर आ गए। देखा तो उसके घर में एक आत्मा थी, जो जमींदार की माँ को ऊपर लटका कर रख दिया। जमींदार ने उस आत्मा को बोला, मेरी माँ को छोड़ दो। सीमा की आत्मा बोली, तूने मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ प्यार का ढोंग रचाकर मेरा इस्तेमाल किया, फिर मुझे धोखा दे दिया। जमींदार कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। जो तेरे पेट में बच्चा पल रहा था वो मेरा ही बच्चा था। मैंने इस बात से इनकार कर दिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सीमा, मेरी माँ को छोड़ दे। जमींदार की यह बात सुनकर गांव वालों को भी बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। उन्होंने भी सीमा से माफी मांगी। सीमा ने उस जमींदार को माफ नहीं किया और बोली, मैंने अपना बच्चा खोया है, साथ में अपनी पूरी जिंदगी एक कैदी की तरह काटी। मुझे मेरे परिवार से और अपने गांव से दूर कर दिया। इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। फिर उस जमींदार को हवा में घुमा घुमा करके उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। जमींदार जमीन पर गिरते ही उसका सिर फट गया। उसी मौके पर उसकी मौत हो गई। फिर सीमा की आत्मा बोलती, जो भी इस गांव में किसी को धोखा देगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पूरी कहानी सुनकर भानुमति ने बोला, यह तो अच्छा ही किया सीमा ने। उस जमींदार को उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए थी।